ओके। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भाई वरदान। हाँ, देखो तो कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। सर अपन लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल सिर्फ एक छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है। और कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज से हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है CSEET का, वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 बोले तो अरे सर, थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ऐसा समझ लो ये तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक अकेला चैप्टर है, जिसमें पूरा माइक्रो, आधे से ज्यादा माइक्रो आपका कवर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, आधे से ज्यादा टॉपिक्स इसमें तुम्हारे कवर है। ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो अपन लोग, मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर रहेगा अपना 6 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला थ्योरी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो अपन लोग सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है। हाँ जी सर। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होता है ना। थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो सबसे पहले अपन को डिस्कस करना रहेगा सर कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड आखिर होता क्या है। तो डिमांड आप कहोगे सर, डिमांड मतलब, बोले सर किसी चीज की मांग करना, है ना। बोले सर किसी चीज को जाके किसी शॉप में डिमांड करना ही तो डिमांड होता है। तो डिमांड डिमांड कब बनी। तो देखो, किसी भी, देखो डिमांड किसकी होगी, पहले अपन बात करते हैं डिमांड होगी किसकी। है वरदान, डिमांड किस चीज की होगी बेटा। वेरी गुड सर, डिमांड होगी आइदर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा किसी और चीज का डिमांड हो सकता है क्या, ना जी ना। या तो गुड्स का डिमांड होगा या सर्विसेज का डिमांड होगा। तो अभी किसी गुड्स का डिमांड है, नहीं है, उसको अपन पता कैसे करेंगे। तो देखो, किसी भी गुड्स का डिमांड क्रिएट करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। किसी भी गुड्स का अपन को डिमांड बनाना है, डिमांड क्रिएट करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए अपन को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेमली, पहला चीज, देखो, सबसे पहला, मुझे कोई चीज खरीदना है, डिमांड करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए। किस चीज की, वो गुड्स या वो सर्विसेज को पाने की, है ना, कंज्यूम करने की। तो सबसे पहला पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है डिमांड को बनाने का, कि सर, क्या वरदान, हाँ, विलिंगनेस टू स्पेंड। नहीं सर, सबसे पहला होता है डिजायर, इच्छा, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। ठीक है, डिजायर टू बाय, किसी चीज को खरीदने की मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये लेना है। जैसे मान लो वरदान को क्या है ना, कटरीना कैफ बहुत पसंद है, तो उसके मन में बहुत इच्छा है कि उससे शादी करेगा वो। तो भैया शादी करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, पर सबसे पहले मन में क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। डिजायर होगा तो आगे जाके काम होगा ना। तुम लोग यहाँ फाउंडेशन का क्लास अटेंड कर, ईईटी का क्लास अटेंड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे मन में डिजायर है कि तुमको क्या बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनने का है। तो डिजायर आएगा सबसे पहले, तभी तो आगे जाके वो काम होगा। तो सबसे पहला पहला जो रिक्वायरमेंट है डिमांड के लिए, वो क्या है सर, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। ठीक है, सबसे पहले उस चीज के लिए मन में, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे चीज चाहिए, डिजायर है, चलो मान लिया बात। दूसरा चीज क्या चाहिए वो कमोडिटी को खरीदने के लिए। मान लो मेरे मन में डिजायर है कि मुझे एक आईफोन लेना है, आईफोन आईफोन 12 प्लस चल रहा है शायद आजकल, है ना, आईफोन 12 प्लस खरीदना है, 70-80 हज़ार का जो भी फोन है वो खरीदना है। तो मन में इच्छा तो है। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे वो चीज खरीदने के लिए, है, पैसा। बिल्कुल। दूसरा क्या चीज चाहिए मुझे, पैसा चाहिए। यानी कि मेरे पास क्या होना चाहिए सर, सफिशियंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, है ना, उस चीज को खरीदने की
परचेसिंग पावर होनी चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए तो खरीद पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जेब में 90,000 है और फिर मैं कहूँ मेरे पास तो है परचेसिंग पावर। अरे अगर 90,000 ही है जेब में और वो सारे के सारे मैंने फोन खरीदने पे खर्च करे तो मैं तो फिर भूखा नंगा हो जाऊंगा। ऐसे भी नहीं करना है। सफिशिएंट इसलिए बोला है सफिशिएंट परचेसिंग पावर, कि अगर आपने उस चीज के ऊपर पैसा खर्च करा भी है ना तो उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बचना चाहिए, है ना। खाने पीने के लिए अपना बाकी का काम चलाने के लिए तो पैसा होना चाहिए ऐसा। तो सफिशिएंट परचेसिंग पावर, डिजायर भी है, परचेसिंग पावर भी है। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे डिमांड को पूरा करने के लिए? तीसरी चीज यहाँ पे होगी विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, खरीदना भी चाहता हूँ, जेब में पैसा भी है पर इच्छा नहीं कर रही। बोले 90,000 एक फोन के कौन देगा यार, पागल है क्या भाई। एक 10,000 का फोन ले लो, वो भी वही काम आएगा जो 90,000 का फोन काम में आने वाला है। मुझे थोड़ा ना कोई टिकटॉक बनाने है जो मैं आईफोन को सामने रख के फिर वो अच्छा अच्छा क्वालिटी में टिकटॉक बनाऊंगा। मैं तो सिर्फ फोन करने के लिए चाहिए यार। तो तीसरी रिक्वायरमेंट, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होता है? विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी पैसा खर्च करने की नियत होनी चाहिए तुम्हारी। डिजायर भी है, पैसा भी है, पर जब तक उस पैसे को खर्च करने की नियत नहीं आएगी ना तो वो कमोडिटी का डिमांड कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन तीन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? इन तीन चीजों को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वरदान, पता है क्या तुझे? इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एलिमेंट्स पता ना क्या होता है? वो चीज जो कुछ ना कुछ मिलके बनाती है। हाँ, तत्व, बिल्कुल। तो ये वो तत्व हैं जो डिमांड को बना रहे हैं। तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए, किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए हमारे पास ये तीन चीजों का होना जरूरी है। ये तीन चीजें प्रेजेंट है तो हाँ हम कहेंगे कि हाँ यार इस चीज का डिमांड है। क्या चीज? डिजायर, दूसरा परचेजिंग पावर, एंड तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। ये डिमांड का मीनिंग नहीं बताया मैंने आपको, मीनिंग बताया क्या? नहीं, ये मैंने बताया कि किसी भी चीज की डिमांड को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये तो समझ आ गई। हाँ जी। अब सर डिमांड का मीनिंग क्या होता है फिर? तो मीनिंग ऑफ डिमांड का बात करते हैं अपन लोग। ये लिखेगा तू? हाँ तो फिर बस तूने कॉपी क्यों खोली? लिखना है तुमको? ये बाद में लिख लेना है ना, पहले मैं एक साथ लिखा दूं फिर। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड का, कि भाई डिमांड का मीनिंग क्या होता है आखिर, असल में मतलब है क्या डिमांड का? बोले यही समझ में नहीं आ रहा, तो आगे काम कैसे करेंगे? तो देखो, मीनिंग ऑफ डिमांड की जब अपन बात करते हो तो ऐसा बोला जाता है, डिमांड रेफर्स टू different quantities, not different quantities, different combinations of quantity and price. Demand refers to different combinations of quantity and price of a commodity which a consumer, क्या, which a consumer can purchase at any point of time. अब समझना, ये डेफिनेशन जो लिखा है ना पढ़ के समझ में नहीं आएगा तुमको, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? पर डिमांड बोले तो, पर डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन है ये, किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें जब आप पेयर करते हो तो साथ में, उसको अपन एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। मतलब ये ऐसा कुछ है, देखो यहाँ ये प्राइस मान लेते हैं, इसको क्वांटिटी मान लेते हैं। तो भाई क्या हुआ कि प्राइस माना कि कोई कमोडिटी, उसका प्राइस बोला 20 रुपीज, तो एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपीज मैं वो कमोडिटी का 5 यूनिट्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसने बोला
कि ठीक है 20 के भाव में लोगे तो 5 यूनिट्स लूंगा मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा भैया अगर मैं 10 क्वांटिटीज लूँ तो उसने बोला चलो 10 क्वांटिटी लोगे तो 18 के भाव में एक क्वांटिटी लगा देंगे। मैंने कहा भाई साहब अगर मैं 20 क्वांटिटीज लूँ तो उसने कहा ठीक है 16 के भाव में एक क्वांटिटी लगाएंगे, है ना, एक क्वांटिटी 16 के भाव में, ऐसा नहीं कि 16 के भाव में 20 मिल रही है, ऐसा टोटल नहीं, 16 फॉर 1 क्वांटिटी। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा अगर 40 क्वांटिटीज लूँ तो उन्होंने बोला ठीक है 12 रुपीज़ में आप ले सकते हो पर यूनिट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सर कॉम्बिनेशन है प्राइस का और क्वांटिटी का। तो ये सब क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। तो सर डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर कैन परचेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड मतलब ये आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बताता है किसी एक कमोडिटी का कि भाई कितने अलग अलग प्राइस के ऊपर आप उसकी कितनी अलग अलग क्वांटिटी खरीदने को रेडी हो। ऐसा होता है ना, अपन सब्जी मंडी आते हैं तो बोलते हैं भैया यार कितने रुपए किलो दिया, तो बोलता है भाई साहब 30 रुपए का 1 किलो, 25 में बोले 50 में 2 किलो दे देंगे, यानी 25 का 1 किलो लगा देंगे फिर उस हिसाब से। तो वहां पे क्या आ गया, कॉम्बिनेशन, कि भाई इतने इतने प्राइस पे, इतने अलग अलग प्राइस पे मैं इतना अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर सकता हूँ, किया नहीं है, कर सकता हूँ। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस जो कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन कॉम्बिनेशंस को, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना प्राइस और क्वांटिटी के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। कि भैया कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कितना क्वांटिटी खरीद सकता है एट व्हाट प्राइस। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना क्वांटिटी और प्राइस का, कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी लेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो सभी कॉम्बिनेशन बने ना अपने पास, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इन चारों कॉम्बिनेशन को अगर कलेक्टिवली एक नाम देना हो तो मैं क्या नाम दूंगा, डिमांड। ये है डिमांड। कि 20 रुपए के भाव में बिकेगा तो 5 यूनिट्स लेने को रेडी है, 18 रुपए के प्राइस में मिलेगा तो 10 यूनिट्स लेने को रेडी है, 16 में 20 और 12 में 40। तो डिमांड रेफर्स टू दीज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, खरीद सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ। आए समझ में। ये सभी कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, डिमांड बोल रहे हैं। अब समझना इस जो चैप्टर ना थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें इसका एक छोटा भाई भी है, डिमांड का एक छोटा भाई है जो लगता है बिल्कुल डिमांड जैसा है पर है डिमांड नहीं। डिमांड का छोटा भाई तो ऑब्वियसली बात है डिमांड में से ही कुछ चीज लेगा, है ना। तो डिमांड का एक छोटा भाई है जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं, क्या बात, क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बच्चों को लगता है सेम चीज है, नहीं ये सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। डिमांड एक अलग वर्ड है, क्वांटिटी डिमांडेड एक अलग वर्ड है, ठीक है। पर ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये डिमांड का क्योंकि छोटा भाई है तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सिमिलर हमको डिमांड जैसा ही लगता है, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है सर, तो देखो it refers to a specific quantity of a commodity it refers to a specific quantity of a commodity at a specific price नहीं ऐसा नहीं, which can be demanded which can be demanded at a specific price। इसको अपन बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब भाई मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन रख दिए कि बोले भाई साहब 20 रुपए के भाव में लोगे तो 5 यूनिट्स देंगे हम आपको, 18 रुपए के भाव में लोगे तो 10 यूनिट्स आपको लेनी पड़ेंगी, 16 के भाव में चाहिए तो 20 यूनिट्स लेना, फिर आप 12 के प्राइस में चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 20 यूनिट्स तो खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसा होता है ना, ऐसा माल के लिए ऑर्डर लगाते हैं लोग, है ना, ऐसे ही लगाते हैं जी। अब इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, ये मेरी डिमांड हो गई, है ना।
अब इतने सारे ऑप्शंस में से, इतने सारे कॉम्बिनेशन में से मैं ऑब्वियस सी बात है कोई एक कॉम्बिनेशन कोई चूज करूंगा। या तो मैं 20 के भाव में 5 क्वांटिटी लेके घर चला जाऊंगा, या मैं 16 के भाव में 20 क्वांटिटी लेके घर चला जाऊंगा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन में से मेरे को सिर्फ क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है। तो जो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं चूज करूंगा कि भाई मुझे तो क्या करना है, 20 यूनिट्स खरीदनी है एट अ प्राइस ऑफ 16, यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस, तो इस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को अपन बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखा, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी जो क्या कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस। क्या आपने इतने सारे ऑप्शन दिए, इसमें से जो एक ऑप्शन मेरे को पसंद आ रहा है, मैं जितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहा हूँ, तो वो ये है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, के असल में कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया। आई बात समझ में। डिमांड में क्या बताओगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, के इतना इतना क्वांटिटी ले सकते हो इतना अलग अलग प्राइस में। क्वांटिटी डिमांडेड क्या बताएगा कि बोले इतना क्वांटिटी मैंने लिया इतने प्राइस पे। वहां पे ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पे आपने क्या करा, स्पेसिफिकली परचेज किया। ठीक है, डिमांड में परचेज नहीं किया था, वहां तो ऑप्शन देख रहे थे। इसमें से मैं जो ऑप्शन मुझे बेस्ट लगेगा उसको मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। आया समझ में दोनों का मीनिंग, वेरी गुड। तो ये होता है डिमांड और ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो डिमांड में से ही निकल के आता है। डिमांड का ये कॉम्बिनेशन था जो क्या बन गया, क्वांटिटी डिमांडेड बन गया। ठीक है ऐसा। अब एक काम की बात बताता हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, ये जो दो हैं, इनके बीच में अगर मुझे कहा जाए कि यार डिफरेंस, थोड़ा एक डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या बता सकता हूँ। तो इनके बीच में अगर अपन को डिफरेंस एस्टेब्लिश करना है तो अपन एक चीज़ पे ध्यान देंगे यहाँ पे, कि ये जो क्वांटिटी डिमांड है ना, इसका रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो उस कमोडिटी का प्राइस है ना उसके साथ में। जो क्वांटिटी डिमांड है ना, उसका मतलब उसको फर्क किससे पड़ता है, उसको सिर्फ प्राइस से फर्क पड़ता है। ठीक है, अपन ने जो क्वांटिटी डिमांड किया वो प्राइस को देख के किया था ना। हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसका रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ। ठीक है, वहीं ये जो डिमांड है ना, डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, डिमांड का रिलेशन है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी अगर कोई फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, प्राइस को छोड़ के कोई और फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, जैसे इनकम। इनकम ज़्यादा होगी तो क्या करोगे, खर्चा ज़्यादा करोगे या कम करोगे, तो डिमांड ज़्यादा होगी। इनकम कम हो गई तो खर्चा कम करोगे या ज़्यादा करोगे, कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकम एक फैक्टर हुआ जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है ना, ऐसा। तो एक तो इनकम हो गया जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, तो इनकम क्या हो गया, फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी प्राइस को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर हो तो इनकम प्राइस तो नहीं है ना, यानी अदर देन प्राइस हो गया। ठीक है, और भी कोई फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, क्योंकि महंगी हो जाएगी ना, तो कम हो जाएगी उसकी डिमांड। सरकार किसी चीज़ पे सब्सिडी दे दे, सब्सिडी समझते हो, इससे प्राइस कम होता है, गैस सिलेंडर पे मिलती है ना सब्सिडी। हाँ, तो सब्सिडी मिलती है तो क्या होता है, प्राइस लेवल कम हो जाता है, तो क्या होगा उससे, उसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्राइस तो नहीं है बट हाँ डिमांड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, फैक्टर अदर देन प्राइस, शॉर्ट में FOTP। और भी कोई सर ऐसी चीजें जो डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, हाँ सर कर सकती है। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट, टेस्ट मतलब क्या है, देखो सर्दियों में हम लोग अलग चीज डिमांड करते हैं,
गर्मियों में हमारा जो डिमांड होता है बिल्कुल अलग होता है। सर्दियों में हम लोग डिमांड करते हैं ठीक है गरम गरम चीज़ों का, गर्मियों में हमको ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए। तो कंज्यूमर का टेस्ट क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका डिमांड भी चेंज होता नहीं होता है, होता है सर। तो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोलते हैं वैसे, है ना, प्रेफरेंस मतलब कि किसको वो तवज्जो दे रहा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ये भी क्या एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो इसको भी क्या बोलते हैं अपन, एफओटीपी में आ जाएगा, फैक्टर अदर देन प्राइस। और क्या चीज हो सकता है जो सर कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करेगा, तो एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। देखो समझो, मुझे बोला जाए कि आज रात से पेट्रोल के प्राइस 200 रुपए पर लीटर हो जाएंगे, 200 रुपीज पर लीटर, तो क्या करोगे? हाँ, आज ही खरीद के रख लोगे, यानी उसकी आज डिमांड बढ़ जाएगी। अब भले ही प्राइस बढ़े नहीं बढ़े वो नहीं पता, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा है हमको, आशंका है, आशा नहीं आशंका है। जैसे तुमको कोई कहे कि यार ये शेयर का ये प्राइस ये चल रहा है रिलायंस का, आज 2000 चल रहा है, आज से 10 दिन बाद इसका प्राइस 4000 हो जाएगा, तो क्या करोगे, खरीद लोगे, डिमांड हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डिमांड तो चेंज हुआ ना, पर क्या प्राइस की वजह से चेंज हुआ, नहीं। तो इन सभी फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो डिमांड का जो रिलेशन है वो किससे है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के साथ। प्राइस के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, प्राइस के साथ किसका रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। और डिमांड का रिलेशन किससे है, एफओटीपी शॉर्ट में बोलें तो, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस, जब भी मैं बोलूंगा प्राइस 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 तो समझ जाना क्वांटिटी डिमांडेड साथ में आ जाएगा। और जब भी बात हो रही है किसकी, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की, यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, डिमांड। आई बस समझ में, दोनों चीजों में डिफरेंस क्रिएट हुआ। हाँ सर, बहुत बढ़िया, एक सेकंड। ओके, लिख लो थोड़ा सा इसको पहले फटाफट से। क्या, बोल। वाह।
टेबल आ जाएगा समझ में? कर लोगे क्या? ठीक है, लो। हाँ, नहीं नहीं, इसमें टाइम लग जाएगा। ओके, हुआ ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जो टेबल आपने देखी थी ना यहाँ पे, इस टेबल का भी एक नाम होता है जिसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ। इसको अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिमांड शेड्यूल। जो अपन ने टेबल बनाया था ना, प्राइस और क्वांटिटी का, क्या वो लिख लिया तुमने? प्राइस और क्वांटिटी का, कि एट अ प्राइस ऑफ 20 हम 5 यूनिट्स खरीदेंगे, 18 में हम 10 यूनिट्स ले लेंगे, चलिए 16 में हम ले लेंगे 20, 12 में ले लेंगे 50। तो ये जो एक टेबल बन रहा है, इस टेबल को अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है अगर डिफाइन करना हो तो? बेसिकली ये एक टेबल है जो क्या करती है, मैं लिख देता हूँ। इट इज द टेबल विच प्रेजेंट्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जो किसी कमोडिटी की डिमांड को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि भाई कितने कितने प्राइस पे उसकी डिमांड की जाएगी। तो एक ऐसी टेबल जो क्या करती है, डिमांड को प्रेजेंट करती है, डिमांड को शो करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसी डिमांड शेड्यूल की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? इसी डिमांड शेड्यूल की मदद से अपन एक ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ को अपन बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। भाई कर्व, वो कभी ग्राफ बनाया होगा ना 10th क्लास में कभी, एक तो आप एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस पे होता है। हाँ वैसा ही कुछ है, देखो ये अपना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। इस डिमांड कर्व में ध्यान रखना क्या, कि जो आपका एक्स एक्सेस होता है यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी आएगा, और जो आपका प्राइस है वो किधर जाएगा? वाई एक्सेस पे जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये प्राइस और क्वांटिटी को इधर प्लॉट करोगे तो एक कर्व बनेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। वो डिमांड कर्व कैसा बन सकता है, तो चलो अपन एक इसी को करके देख लेते हैं। क्वांटिटी कितना था? 5, 10, 20, 50 है ना, तो 10 10 का गैप ले लेते हैं अपन। 10, 20, 30, 40 और ये 50। प्राइस कितना है? 12, 16, 18, 20। अच्छा, तो दो दो का गैप कितना हो जाएगा? 4 4 का गैप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। 0, 4, 8, 12, ये 16 और ये 20। अब इसने क्या बोला? 20 रुपीज़ के प्राइस पे कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स। तो भैया 5 यूनिट्स इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा?
तो ये पॉइंट मेरा यहाँ कहीं मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 रुपीज़ के प्राइस पे 10 यूनिट्स, तो 18 रुपीज़ के प्राइस, 18 कहीं ना कहीं यहाँ बीच में कहीं आ रहा होगा ना, तो 18 रुपीज़ के प्राइस पे 10 यूनिट्स, यानी ये यहाँ कहीं मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 रुपीज़ के प्राइस पे 20 यूनिट्स, तो 16 रुपीज़ का प्राइस, एक मिनट, मैंने ये पॉइंट थोड़ा नीचे लगा दिया मार्क, एक सेकेंड, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ 16 रुपीज़ पे 20 यूनिट्स, यहाँ 12 रुपीज़ पे 50, बाप रे बाप, यहाँ। तो ये आपका कुछ डिमांड कर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, इस शेप का कुछ बन रहा है, ऊपर से आ रहा है और ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं इसको। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे सर ये एक कर्व है जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या डायग्रामेटिक फॉर्म में। मैं लिख देता हूँ, डिमांड कर्व क्या है, इट इज द कर्व which represents demand in a diagrammatic form। ठीक है, सही बात है क्या, ये सही लिखा ना, हाँ सर बिल्कुल, ओके। तो ये होता है आपका डिमांड कर्व। अभी डिमांड कर्व पता है कई तरह से बन सकते हैं ये डिमांड कर्व, अभी तो इस क्वेश्चन में अपना ऐसे बना, किसी किसी में ऐसा ही बन सकता है, किसी किसी में ये ऐसा ही बन सकता है। मेन बात क्या है कि ये कर्व हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, चाहे ये कर्व की बात करो, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो, हर कर्व में क्या हो रहा है, आपका कर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये होता है डिमांड कर्व। क्यों आ रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, तो सर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगा, इसलिए डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ आता है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि इधर एक हमको एक मस्त बात पता चली, क्या, कि सर देयर इज अ देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन, बिल्कुल, प्राइस एंड, ये क्वांटिटी क्या थी, ये क्वांटिटी डिमांडेड है ना, क्वांटिटी डिमांड, ओके। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, ठीक है, या एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा, बिल्कुल, दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, ऐसा। तो दोनों में हमेशा इनवर्स रिलेशन रहेगा, इसलिए आपका डिमांड कर्व क्या रहता है, आपका डिमांड कर्व नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का रीजन क्या है, ये रहा, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आ रही बात समझ में, और ये आपका डिमांड कर्व चाहे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी नीचे की तरफ या ऐसा थोड़ा घुमावदार बन जाएगा, ठीक है। डिमांड कर्व क्या करता है, कुछ नहीं, डिमांड को रिप्रेजेंट करता है इन डायग्रामेटिक फॉर्म। अच्छा, ये डिमांड कर्व किसकी मदद से बनता है, डिमांड शेड्यूल की मदद से बनता है, जो कि क्या होता है, एक टेबल है जो आपकी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हाँ जी सर, बढ़िया। तो डिमांड शेड्यूल हुआ, डिमांड कर्व हुआ, ये सब बात हुई। अब क्या है कि अपन डिमांड की बात करी तो अपन को पता चला कि भाई देखो, क्वांटिटी डिमांडेड जो है इसका रिलेशन तो होता है किसके साथ, प्राइस के साथ में, और जो डिमांड होती है उसका रिलेशन होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस के साथ में।
तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। भाई आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट करना मतलब या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, बस दो काम ही तो हो सकते हैं, और तो क्या हो सकता है डिमांड का, या तो बढ़ेगी या कम होगी, और कुछ हो सकता है इसके अलावा नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ अपन उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनमें इतना टेंडेंसी रहता है, जिनमें इतना कैपेबिलिटी है, जो क्या कर सकता है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो नेमली सर एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिमांड बाद में पढ़ेंगे। ये रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इधर सबसे पहले पहले देखिए कितने फैक्टर्स दिए हमको, कुछ 6 फैक्टर्स दिए हैं। पहला दिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। याद करो प्राइस का रिलेशन किसके साथ है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ है, वेरी गुड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो भाई देखो पहला वाला तो प्राइस हो गया, जिसका रिलेशन किसके साथ है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ है। इसके अलावा ये जितने भी फैक्टर्स दिए हैं ये क्या कहलाएंगे, FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। क्यों, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करेंगे, डिमांड को। और ये अकेला फैक्टर किसको अफेक्ट करेगा, क्वांटिटी डिमांड को। आई बात समझ में। चलो पढ़ते हैं एक करके तो और अच्छे से पता चलेगा अपन को आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे सबसे पहले पहले फैक्टर की, जिसका नाम है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सर जब अपन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं तो अपन ऐसा बोलेंगे कि सर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, जो भी अपन ने ऊपर भी चेक किया था, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded, which means that is price increases तो quantity demanded क्या होगा, decrease, and if price decreases तो quantity demanded will increase। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो कौन है, प्राइस। कैसे अफेक्ट करेगा, इनवर्सली अफेक्ट करेगा। इफ प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, इफ प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। पहला हो गया, बहुत आसान था ये। दूसरा बात करते हैं, दूसरा फैक्टर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास कितना इनकम है। ये वरदान है ना, ये एक बार डेट पे गया था किसी के साथ, किसके साथ गया था वो नहीं बताऊंगा। तो वरदान एक बार डेट पे गया था, 2 बार गया था। एक बार गया था जब ये अपने पास 2000 रुपये ले गया था, और डेट पे गया था ये डोमिनोज, तो 2000 थे, तो ऑब्वियस सी बात है जम के खर्चा क्या होगा इसने, यानी जेब में पैसे ज्यादा थे, इनकम ज्यादा थी, तो डिमांड भी क्या की होगी भाई साहब ने, ज्यादा की होगी। बोले भाई साहब चौकोलावा केक भी मंगा लो, और कौन सा पिज्जा खाया होगा तूने, कौन सा पिज्जा खाया था तूने, अच्छा पेपी पनीर, अच्छा, और फिर जूस भी मंगा लिया होगा, और पता नहीं कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली होगी, सारा सब मंगवा लिया होगा। बोले आज तो जी भर के खर्चा करेंगे, आज तो हाँ बुलवा ही लेंगे। ठीक है, फिर हाँ बोला क्या, नहीं बोला, मना कर दिया उसने। तो अगली बार जब वरदान डेट पे गया ना तो थोड़ा कम पैसा लेके गया, बोले कोई मतलब तो है नहीं, हाँ नहीं बोला तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस बार से 500 रुपये लेके गया था। तो 500 रुपये में कितना डिमांड करेगा सर, लिमिटेड डिमांड करेगा, बोले एक कोक, नहीं एक पिज्जा और एक कोक बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम ज्यादा थी तो डिमांड ज्यादा हुई, इनकम कम थी तो डिमांड भी कम हुई। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यस सर। तो दूसरी बार में हाँ बोला नहीं बोला, अभी तक पूछा नहीं तूने, तो फिर मतलब ही क्या रहा डेट पे जाने का। अच्छा फिर वो लॉकडाउन लग गया था ऐसा, अरे यार गड़बड़ हो गई ना।
देयर इज अ, इसको आप चाहो तो पॉजिटिव भी बोल सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, दोनों चीज चलेगी। तो देयर इज अ पॉजिटिव और वी कैन से डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे वर्ड, एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं, बाकी जो फैक्टर्स उनका उनका रिलेशन किसके साथ है, डिमांड के साथ, यस। तो बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। विच मीन्स इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इनकम कम हो गया तो ठीक है भैया डिमांड भी कम हो जाएगा, फिर क्या ही कर सकते हैं फिर तो, ठीक है, ऐसा। ठीक है वरदान जी, सही तो बोल रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं बोल रहा वरदान जी? चलो, अब पता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, ये जो पॉजिटिव रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप अपन ने बताया ना, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब समझते हो ना, अपवाद है, हाँ, इस पॉजिटिव रिलेशन का एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है बताता हूँ, एक एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है अपना गिफिन, गिफिन छोड़ो, गिफिन की जगह अभी मैं तुमको सिर्फ इंफीरियर गुड्स के बारे में बताता हूँ। वो एक्सेप्शन है अपना इंफीरियर गुड्स। क्या, इंफीरियर गुड्स, नाम से थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा होगा, इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी जो होती है ना थोड़ी सस्ती होती है, सस्ता माल, टिकाऊ तो नहीं है ये, इंफीरियर है ये, मतलब इसका क्वालिटी थोड़ा लो होगा भाई। एक तो होता है रीबॉक, और होता है एक और नहीं, रीबॉक का उल्टा क्या होता है पता नहीं, अरे आते हैं ना वो सस्ते सस्ते जूते आते हैं ना डुप्लीकेट, एक तो होता है एडिडास, एक होता है एबिबास। तो जो एबिबास है ना वही इंफीरियर गुड है, समझ रहे हो? एक ही का एग्जांपल आता है, नाइकी का क्या हो सकता है, हाँ ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है ये, डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है, ऐसा सस्ता नाइक ये है। तो इंफीरियर गुड्स कहते हैं इनको अपन, जिनका क्वालिटी थोड़ा क्या होता है दूसरों से कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है ना, उनको अपन इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। भाई एक तो आटा आता है आशीर्वाद का आटा, एक आटा आपको वहाँ मिलता है राशन की दुकान दुकान पे, राशन शॉप्स पे, तो फर्क होता है दोनों की क्वालिटी में, दोनों के प्राइस में भी फर्क होता है जमीन आसमान का। तो जनरली ये इंफीरियर गुड्स कौन कंज्यूम करता है, फिर वो लोग ही कंज्यूम करते हैं जिनका इनकम लेवल कम होता है, मानते हो ये बात? जिनका इनकम लेवल कम होगा वही क्या करेंगे, इन गुड्स का कंजम्पशन करेंगे। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या है, थोड़ा उल्टा चलता है, क्या उल्टा चलता है, ये देखो, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स there is an inverse relation between income and demand। मतलब यहाँ पे कैसे रिलेशन है, इनवर्स, यहाँ पे तो उल्टा ही चलता है। मतलब, अरे मतलब ये हुआ, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा ना तो ये जो इंफीरियर गुड्स है ना, इनका जो डिमांड है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ऐसा क्यों, समझो, मैं, मेरा इनकम लेवल कम था, तो मैं आज तक मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर गुड्स का ही कंजम्पशन करा है। अब मेरा इनकम लेवल बढ़ गया, मैं पहले से ज़्यादा कमाने लग गया, मेरा इनकम लेवल डबल हो गया है, तो क्या लगता है मैं अभी भी इंफीरियर गुड्स का ही कंजम्पशन करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, अब मैं जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना उनका कंजम्पशन करने लग जाऊंगा, ठीक है। अभी जहाँ मैं एबिबास के शूज़ पहन रहा था, अब मैं एडिडास के शूज़ पहनूंगा। ऐसा होता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हम ऐसा ही करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ से दूर होते हैं ना, मतलब हम जो चीज़ हमारी रीच में नहीं होती है, और जब हम उस काबिल बन जाते हैं कि वो चीज़ हमारी रीच में आ जाती है, तो हम सबसे पहले उसी को ग्रैब करते हैं, समझते हो? भाई जब हम छोटे होते हैं तो हमको क्या चाहिए रहता है, हमको कोई छोटा सा सस्ता सा फ़ोन चाहिए रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर हमारी इच्छा होती है कि नहीं यार हमको वो एप्पल जैसा ही कुछ फ़ोन चाहिए। तो जब कंज्यूमर का इनकम लेवल कम है ना तो वो क्या करेगा,
इंफीरियर गुड्स ही कंज्यूम करेगा, बट जैसे उसका क्या बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, तो वो अपना डिमांड स्विच कर लेगा, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, ऐसा। इसलिए इंफीरियर गुड्स में क्या है, आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इसलिए किस में आता है, एक्सेप्शन में आता है। और अगर समझो इनकम कम हो गई कंज्यूमर की, तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। भाई इनकम कम होगी तो कैसे मैं वही गुड्स वापस खरीद सकता हूँ, तो मुझे वापस किस में आना पड़ेगा, इनफीरियर गुड्स में आना पड़ेगा। जैसे वो पिक्चर थी ना जिसमें वो गरीब हो जाते हैं, अरे कौन सी पिक्चर थी वो, हिंदी मीडियम, हाँ हिंदी मीडियम थी ना, गरीब हो जाते हैं बेचारे, तो राशन की दुकान से सामान लाना पड़ता है, लाना पड़ता है ना, हाँ सर लाना पड़ता है। तो इनकम अगर कम हो जाती है तो आपको डिमांड, इनफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी नॉर्मल अगर अपन बात करें तो जब भी इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, बात खत्म। एक अलग से अगर एक्सेप्शन दिया है तो इस पे हम गौर करेंगे, नहीं तो हमको तो बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना है, हमको तो ये पॉजिटिव रिलेशन ही ध्यान रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा रिलेटेड गुड्स, बाद में लूंगा है ना, पहले दूसरे डिस्कस कर लेता हूँ जो इजी इजी हैं, थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े छोटे भी हैं। तीन हो गए नहीं, अच्छा दो ही हुए हैं, तीसरा अब लेते हैं। तीसरा अपन ले रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, सीधी सी बात। तो देखो यार, कोई चीज़ एक बार हमारे जुबान पे लग जाती है ना, जिसका हमको एक बार स्वाद लग जाता है, तो उस चीज़ का तुम चाहे प्राइस बढ़ा लो, प्राइस कम कर लो, क्या हम उसका कंजम्पशन छोड़ देंगे क्या, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर अपन बात करें तो सीधा सा बात है, यहाँ पे एक ही हिसाब किताब है कि इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर is in favor, is in favor of a commodity, its demand will increase। ठीक है, मतलब जिस कमोडिटी के फेवर में कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है, मतलब जिसके लिए मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस है, मुझे जो चीज पसंद है, तो उस चीज का क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज। अब तुम कहोगे सर सभी कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो सेम नहीं हो सकता, पर समझो ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, ये डिपेंड करता है दो तीन चीजों पे। एक तो भाई क्लाइमेट कैसा है ना, एनवायरमेंट कैसा है। भाई गर्मी का, जैसे मैंने आपको बताया था, गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है जो ठंडी ठंडी चीजें हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, उनका डिमांड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो आइसक्रीम्स के फेवर में हो जाएगा। विंटर सीजन आएगा तो विलन क्लोथ का डिमांड बढ़ेगा ना, तो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो विलन क्लोथ के फेवर में चला जाएगा, तो वहाँ पे उनका डिमांड बढ़ेगा। ऐसा तो एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया। एक होता है पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक, कि भाई उस किसी कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तो ना पसंद और ना पसंद पे भी जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा। तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर की प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है, तो जिस कमोडिटी के फेवर में है उसका डिमांड विल इंक्रीज। जैसे समझो टोबैको प्रोडक्ट्स है, टोबैको प्रोडक्ट, अभी चाहे वो कितने ही क्या है, हानिकारक हो, इंजूरियस टू हेल्थ हो, बट क्या है, इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, उस कमोडिटी के फेवर में है, तो क्या उस कमोडिटी का डिमांड कम हो सकता है, आंसर इज नो, उसका डिमांड बढ़ेगा। पेट्रोल, उसका प्राइस कितना ही ऊंचा हो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 77 80 से पता नहीं आज कहाँ पहुंच गया, 105 पहुंच गया, बट कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो हमेशा उस कमोडिटी के फेवर में है, क्यों, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, तो क्या उसका डिमांड कम होगा, हाँ, कैसे कम होगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, जहाँ 10 लीटर खरीद रहे थे वहाँ पे 7 8 लीटर खरीदेंगे, चल तेरी मैं बात मान ली, पर 7 8 लीटर चलेगा तो उतना है ना जितना चलता, उसके बाद वापस से भरवाना तो पड़ेगा ना, रिफिल तो कराना पड़ेगा ना,
तो भले ही एक बार में जितना तुम पहले परचेस करे थे उतना नहीं परचेस कर रहे हो, पर उसका जो क्वांटिटी मतलब उसका जो क्या बोलते हैं अपन, ये फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ जाएगा। जहाँ मैं पहले पूरे वीक में एक बार पेट्रोल भरवाता था, मुझे वहाँ 2 बार भरवाना पड़ जाएगा। भले ही कम कम का भरूंगा पर 2 बार भराना पड़ जाएगा ना, बात तो वही पड़ जाएगी मुझे। भाई गाड़ी चलेगी तो उतना ही ना, अभी तो कम पेट्रोल भरवाए या ज्यादा चलवाए, जितनी चलती उतनी चलेगी। अच्छा, पैदल जा, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत कंजम्पशन कम हो सकता है पर ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत बिल्कुल चेंज आ सकता है, हाँ ये बात ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है पर ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में है, तो उसका डिमांड हमेशा इंक्रीज ही होगा, ऐसा आप मान के चलना। ठीक है, बस इसमें तो यही चीज है। अच्छा, अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के अगेंस्ट हो गया तो उसका डिमांड विल फॉल। वो कोई लिखने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा, तो इसलिए अपन लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। चलो बहुत बढ़िया। फिर चौथा पॉइंट लेते हैं अपन, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। इफ कंज्यूमर expects a fall in price of the commodity in near future, नियर फ्यूचर मतलब बस कुछ ही दिन में होने वाला है ना। ऐसे अगर मैं नियर फ्यूचर लिखूंगा तो मतलब बोले गिरेगा, बोले कभी तो गिरेगा, ऐसा नहीं, बोले नियर फ्यूचर। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो क्या होगा, प्रेजेंट में डिमांड क्या होगा, तो प्रेजेंटली डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल फॉल। यस, सीधी सी बात है ना, मुझे पता है जब इसका प्राइस कम होने वाला है, तो जब प्राइस कम होगा तब खरीद लूंगा। आज खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात है वरदान। एंड इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बोले अ राइज इन प्राइस, अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, आने वाले समय में इस कमोडिटी का दाम बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंटली क्या होगा, प्रेजेंटली डिमांड विल इंक्रीज। सही बात है, मुझे पता है इस चीज का दाम बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही क्या कर लूंगा, उसका डिमांड ज्यादा कर लूंगा, ज्यादा क्वांटिटी उसकी आज परचेज करके रख लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पेट्रोल का आपको एग्जांपल दिया। तो ये एक और फैक्टर है जो क्या करता है, कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस, तो डिमांड विल इन फॉल, प्रेजेंट में डिमांड विल फॉल, ओके। फ्यूचर में तो बढ़ेगा, अभी कम हो जाएगा। एंड कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस, तो अभी प्रेजेंट में डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। लिख लो फटाफट से एक बार, यहाँ से लिखना था, यहाँ से लिखना था ना।
हो गया। लो एक्सेप्शन। हाँ लो कर दिया। नहीं नहीं इसका एक ही है, और हो तो बता देता। तो बता क्या हुआ है। इसी कम करूं, ठंड लग रही है, स्वेटर वगैरह पहन के आया करना। स्वेटर कह रहा हूँ ना, तो स्वेटर वेटर पहना कर। दिखाइए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन समझा दो। ओके कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सानिया ऐसा है कि इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, हो गया लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो ना। तुमको भी समझना था, एक मिनट रुको तो पहले समझ लो। देखो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में कैसा है, दो चीजें कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा। अभी समझो, प्राइस तुमको पता चला कहीं से कि तुमको कोई चीज खरीदनी है, तो मान लो तुमको एक मोबाइल फोन खरीदना है, तुमको आके किसी ने बताया कि ये सुन सुन अभी मत खरीद, इसका प्राइस आज से एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट विल यू डू, क्या करोगी तुम। सर ऑब्वियस सी बात है, बाद में खरीदेंगे ना, ठीक है। तो वही चीज मैंने बताई कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि भाई किसी चीज का प्राइस गिरने वाला है, डिक्रीज होने वाला है आने वाले समय में, तो आप क्या करोगे, आज के टाइम पे अपनी डिमांड कम कर लोगे। क्यों, क्योंकि आप कब खरीदोगे, जब उसका प्राइस गिर जाएगा। अभी तुम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इसलिए। और दूसरा चीज क्या समझा हमने, कि अगर हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि हाँ प्राइस जो है बढ़ने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, आज ही उसका डिमांड कर लेंगे, ठीक है। तो आज उसका डिमांड हम बढ़ा देंगे, ऐसा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन समझा दूं। अच्छा त्रिशाल, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन बेटा आगे आएगा है ना, वो भी एक क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आएगा, तो उसमें तुम समझना, बीच में थोड़ा ना समझा सकता है ऐसा कोई टॉपिक। ठीक है सानिया, आई होप तुमको समझ में आया होगा। लो तुमको कहाँ लिख रहे थे, यहाँ से लिख रहे थे ना, लिख लो। कॉम्प्लीमेंट गुड और सब्स्टिट्यूट गुड, तो बेटा मैंने अभी रिलेटेड गुड्स के बारे में तो बात की नहीं, तो वो कैसे बताऊं। तो जब रिलेटेड गुड्स की बात करूंगा तभी बताऊंगा ना। तो अभी तो चार जो फैक्टर्स बताओ उन्हीं की बात करेंगे अभी अपन, जो फैक्टर बताए नहीं उसकी बात कैसे करोगे बताओ। यू हैव टू वेट फॉर दैट, वो कल की क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। तुमको वो कल अटेंड करना है फिर, कर लें। लो पता नहीं था, अच्छा तो क्या पता है तुझे त्रिशाल। तुम्हारे बैच में ट्वेल्थ में कोई है क्या, तो ट्वेल्थ में तो, अच्छा ट्वेल्थ का बैच का कोई है क्या, अभी तक तो नहीं पता, क्या पता आ जाए कोई। तो प्रार्थना कर भगवान से। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, हो जाएगा हो जाएगा। बताना तू मुझे क्या दिक्कत आ रही है, करवा देंगे तेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है।
हो गया, लिख लिया? ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पूरा लिया इधर एक साथ, पूरा स्क्रीन पे चल जाएगा तुमको? हो गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बाकी है तुम्हारा थोड़ा? ये कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को ये कर रहा हूँ, ये कर दूँ ऐसा पूरा ये लिखना है? हाँ, चलो देखो, तो ये था कुछ फैक्टर्स। लिख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बाद में। एक लास्ट फैक्टर बचता है, जो कि है अपना, कितना हो गया, 4 ना, 5th, वो है अपना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड ऑफ कमोडिटी को अफेक्ट कर सकता है। ओके, कर सकता है। तो सर सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद में फिर उसके इफेक्ट को हम समझेंगे। रिलेटेड गुड्स मतलब ऐसा कुछ चीज़ है कि दो चीज़ें, दो कमोडिटीज दोनों अलग अलग हैं, पर क्या हो रहा है, एक का प्राइस चेंज हो रहा है ना, तो दूसरे की डिमांड चेंज हो रही है। प्राइस किसका चेंज हुआ? ए का, और बी की डिमांड चेंज हो गई। इनको क्या बोलेंगे अपन? रिलेटेड गुड्स। वो एक कहावत है ना, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी किसी और की हो रही है, दीवाना कोई और हो रहा है, वैसा कुछ। कि प्राइस किसी और का चेंज हो रहा है और डिमांड किसी और की चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में? तो उनको अपन बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो अपन इनको ऐसा बोलते हैं, दीज आर दोज गुड्स these are those goods where price of one commodity affects the demand of another commodity। यानी एक कमोडिटी का प्राइस जब दूसरी कमोडिटी के डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। यानी दोनों आपस में क्या है, किसी तरीके से रिलेटेड हैं, हाँ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। ठीक है। और ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं दो टाइप्स के, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा आता है इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, और इनका कैसे रिलेशन होता है, कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को, ये बात अपन करेंगे अब कल की क्लास में। ठीक है, चलो। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कौन चीज से रिलेटेड होता है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर, और फिर हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसमें हमने कितने फैक्टर्स पढ़े? 4। लास्ट वाला बाकी रह गया, इसमें हमने से बात किया कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।